हेलो गाइस। तो आज हम शॉक का पार्ट 3 यानी टाइप्स ऑफ शॉक समझेंगे। इस वीडियो में हम जो है कार्डियोजेनिक शॉक को स्टडी करेंगे। जो है इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी हमने शॉक को स्टडी किया है, तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है, वो हम समझते हैं। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ शॉक जैसे कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, ये सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक सारी क्लासेस में समझेंगे। इस क्लास में हम जो है कार्डियोजेनिक शॉक को कंप्लीट स्टडी करेंगे। उसका ट्रीटमेंट, इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस सारी चीज़ें जो है हम बैक टू बैक स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शॉक है क्या, जैसे कि ये पिछली क्लासेस में हम समझ चुके हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अनेबल टू प्रोवाइड एडुकेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू मीट मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ वाइटल ऑर्गन। यानी वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी मेटाबॉलिक डिमांड होती है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, उसको प्रोवाइड करने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अनेबल हो गया है, फेल हो गया है, उस कंडीशन में जो बॉडी है वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी और शॉक की तरफ जो है पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ शॉक अगर हम समझें तो कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक को फर्दर सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक और न्यूरोजेनिक शॉक में जो है डिवाइड किया गया है। इस क्लास में हम जो है कार्डियोजेनिक शॉक को स्टडी करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक मींस क्या होता है, यानी हार्ट में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है, यानी हार्ट ही प्रॉपर जो है बॉडी की तरफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, यानी हार्ट डैमेज हो गया है या किसी भी कंडीशन में हार्ट में ही कोई जो है हार्ट के वॉल्व में या फिर अदर कोई प्रॉब्लम्स हो गई है। हाइपोवोलेमिक शॉक अगर हम समझें तो बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो गया है, बॉडी का जो इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो ही कम हो गया है, सीवियरली कम हो गया है, तो सीवियरली जो है ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की अगर बात करें तो हार्ट से बाहर की तरफ कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, उस कंडीशन में पेशेंट का जो हार्ट है वो प्रॉपर जो है बॉडी की तरफ पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को और पेशेंट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में जो है सीवियर वेजोडाइलेशन हो जाती है सेप्टिक की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, एलर्जन्स की वजह से, और जो है कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है या फिर ब्रेन में कोई अबनॉर्मलिटी है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो अब इस क्लास में जो है हम कार्डियोजेनिक शॉक को स्टडी करेंगे। कार्डियोजेनिक शॉक है क्या, यानी कार्डियोजेनिक शॉक इज़ इन ए स्टेट इन विच द हार्ट हैज़ बीन डैमेज, यानी हार्ट डैमेज हो गया है, मच इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इज़ इम्पेयर्ड, पंप इज़ इम्पेयर्ड। यानी जो हार्ट है वो डैमेज हो गया है, उसकी जो मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है और वो रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो गया है, या फिर जो है प्रॉपर जो है हार्ट बॉडी की तरफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, या प्रॉपर जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है और रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। उस कंडीशन में पेशेंट को जो है कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ पेशेंट जो है शिफ्ट हो जाएगा एंड इज़ अनेबल टू इनफ ब्लड सप्लाई, और उस कंडीशन में जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है बॉडी की तरफ जो है नहीं होगी और ऑर्गन को जो है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। यानी बॉडी से जो ब्लड है हार्ट बॉडी की तरफ पंप कर रहा है, अगर वो प्रॉपरली जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा, उसमें ब्लड वॉल्यूम नहीं होगा, तो जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। और कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज होता है तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ बीन इंजर्ड, ये हो सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इंजर्ड हो गया है, उस कंडीशन में भी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है। इसकी वजह से लीडिंग टू इम्पेयर्ड पंपिंग, और जो है पंपिंग जो है इम्पेयर्ड हो जाएगी, फेल हो जाएगी। और कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम पर और हार्ट रेट पर, यानी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का जो रेट है वो क्या है और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बॉडी की तरफ जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट। किसी भी कंडीशन में स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ और हार्ट रेट कम हुई तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई हार्ट इन वन कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट के द्वारा एक बार में पंप किया गया ब्लड, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा बॉडी की तरफ पंप किया गया ब्लड कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या है, जो एक मिनट में जो हार्ट है वो बीट करता है, वो कितनी बार बीट करता है वो कहलाती है हार्ट रेट। और कार्डियक आउटपुट कहलाता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई हार्ट इन 1 मिनट, यानी एक मिनट में जो
ब्लड है बॉडी की तरफ पंप किया है हार्ट ने, वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम पर। अगर हार्ट रेट बढ़ती है तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करता है प्रीलोड पर, आफ्टर लोड पर और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पर। प्रीलोड क्या है, जो हार्ट के वेंट्रिकल्स हैं उनमें जो ब्लड की फीलिंग्स होती है, उस एंड ऑफ टाइम तक, एंड ऑफ डायस्टोल तक जो वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है वो कहलाता है प्रीलोड। और आफ्टर लोड क्या होता है कि जो बॉडी की तरफ जो ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट के वेंट्रिकल्स से एरोटा की तरफ, जो प्रेशर वहाँ पे लग रहा है हार्ट के वेंट्रिकल्स पे जो प्रेशर लग रहा है उसे कहते हैं आफ्टर लोड। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कहलाती है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, जो हार्ट की एफिशिएंसी कितनी है, हार्ट की जो ताकत है ब्लड को पंप करने की वो क्या है, वो कहलाती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर कॉजेस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की वजह से पेशेंट का जो है कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। कोई कार्डियोमायोपैथी है, पेशेंट की जो हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, या कुछ हार्ट के जो वॉल हैं वो कुछ अबनॉर्मलिटी है उनमें, उसकी वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। या एक्यूट मायोकार्डाइटिस है, या इन्फ्लामेशन हो गई है, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम, यानी हार्ट की जो वॉल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं उनमें कोई इन्फ्लामेशन हुई है, उसकी वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। एंडोकार्डाइटिस हुई है, पेशेंट की जो इन्फेक्शन हुआ है, हार्ट के वॉल्व्स हैं उनमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। या फिर सीवियर डिसअरिथमिया हुआ है, यानी अबनॉर्मल हार्ट बीट है, हार्ट रेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर एकदम से सडनली कम हो जाती है, यानी सीवियर डिसअरिथमिया हुआ है पेशेंट को। ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है, यानी हार्ट में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हो गई है, एक्सीडेंटल केसेस में हो सकता है तो। या फिर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी पेशेंट जो है कार्डियक शॉक में जा सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है। अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक यानी इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट, यानी जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको ही हम इसमें जो है मेजर करते हैं, इसमें समझते हैं कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल ही प्रॉपर बॉडी की तरफ पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को एरोटा की तरफ, तो पेशेंट का जो है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। अगर परफ्यूजन डिक्रीज होता है पेशेंट का तो फिर पेशेंट की जो बॉडी है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी। अगर बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में जाती है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप फेलियर में चले जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो सोडियम पोटेशियम पंप एटीपेज पंप फेलियर में गए तो जो इंट्रा सेल्यूलर सोडियम है वो बढ़ जाएगा और इंट्रावेस्कुलर जो स्पेस का फ्लूइड है वो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर इंट्रा सेल्यूलर सोडियम बढ़ा तो इंट्रावेस्कुलर स्पेस का जो फ्लूइड है वो इंट्रा सेल्यूलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा और पेशेंट को इंट्रा सेल्यूलर एडिमा होगा, यानी पेशेंट को एडिमा देखने मिलेगा। तो अगर इसकी पैथोफिजियोलॉजी को समझें तो डिक्रीज़ हुआ अगर स्ट्रोक वॉल्यूम तो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा जैसे कि हमने समझा था। और फिर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा और फिर टिश्यू का परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाएगा और मैं जो है बॉडी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी और लैक्टेट बढ़ जाएंगे बॉडी के। और लैक्टेट फर्दर लैक्टिक एसिड में बढ़ जो है लैक्टिक एसिडोसिस पेशेंट को होगी और पेशेंट का जो है पीएच जो है कम हो जाएगा और पेशेंट जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाएगा। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स पेशेंट में जो है देखने मिलेंगी कार्डियोजेनिक शॉक की तरफ पेशेंट जब मूव करेगा। अगर किसी भी कंडीशन में इंक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर, यानी जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसका जो प्रेशर है अगर वो बढ़ता है, यानी इंक्रीज लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर, और लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर भी बढ़ता है तो इंक्रीज पल्मोनरी वेनस प्रेशर। अगर मान लीजिए कि लंग्स की तरफ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे अगर लंग्स की तरफ से ब्लड आया तो लंग्स की तरफ से अगर ब्लड आता है, लंग्स की तरफ से यहाँ से ब्लड आता है तो वो आएगा सबसे पहले एट्रिया में, एट्रिया से फिर आएगा वेंट्रिकल से और वेंट्रिकल से फर्दर एरोटा की तरफ जो है
पंप हो जाएगा। अगर ये अरोटा की तरफ प्रॉपर पंप नहीं हो पा रहा है किसी भी कंडीशन में, तो वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा जो है ब्लड जो है भर जाएगा। अगर वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड अगर भर जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा ब्लड भरता रहेगा और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड जो है बैक फ्लो हो जाएगा। बैक फ्लो होते ही जो है पेशेंट पल्मोनरी प्रेशर जो है पेशेंट का बढ़ जाएगा। पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट के जो लंग्स की तरफ जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं लंग्स की, वहाँ पे जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा होने लगेगा। इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर और पेशेंट को फर्दर जो है पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा होगा और इंट्रा एल्व्यूलर एडिमा पेशेंट को देखने मिलेगा। तो इस तरह से जो है पेशेंट को पल्मोनरी इफ्यूज़न हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो सकता है अगर हार्ट जो है प्रॉपर बॉडी से प्रॉपर जो है बॉडी की तरफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, सबसे पहले कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा पेशेंट में देखने मिलेगा। जो फ्लूइड है वो बैकअप हो जाएगा, जैसे कि हमने समझा था कि जो एट्रिया है वहाँ से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है और वेंट्रिकल में अगर वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ पंप नहीं हो पा रहा है तो फर्दर जो है जो पल्मोनरी प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और लंग्स की तरफ जो है ब्लड बैक फ्लो होने लगेगा। तो लंग्स ड्यू टू इनसफिशिएंट पंपिंग ऑफ हार्ट। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन, जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंडेड दिखाई देगी ड्यू टू इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर। पेशेंट को स्वेटिंग होगी, चेस्ट पेन होगा और प्रेशर फील होगा हार्ट की तरफ। कोल्ड एंड मॉइस्ट स्किन दिखेगी बिकॉज ऑफ बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से। सब्सिक्वेंट हाइपोपरफ्यूजन पेशेंट को देखने मिलेगा, स्किन में जो है हाइपोपरफ्यूजन देखने मिलेगा। रैपिड एंड डीपर ब्रीदिंग करेगा पेशेंट, बहुत तेज़ ब्रीथ करेगा और डीप ब्रीथ करेगा पेशेंट। क्यों करेगा? क्योंकि जो पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो ब्रेन को जो है सिग्नल जाएंगे और ब्रेन स्टिमुलेट करेगा कि तेज़ जो है सांस लो। तो पेशेंट की जो है रैपिड एंड डीपर ब्रीदिंग पेशेंट में देखने मिलेगी। पेशेंट का टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया क्यों होगा? जो ब्रेन है वो सिग्नल करेगा कि पेशेंट का जो है कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो जो ब्रेन है वो सिग्नल करेगा हार्ट की तरफ, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, जिससे क्या कार्डियक आउटपुट जो है बॉडी बढ़ाने की कोशिश करेगी तो इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट। सीवियर अरीथमियास पेशेंट में देखने मिलेंगे। रैपिड एंड वीक पल्सेस ड्यू टू डिक्रीज सर्कुलेशन डिक्रीज होने की वजह से रैपिड एंड वीक पल्सेस देखने मिलेंगी। सीवियरली लो ब्लड प्रेशर पेशेंट में देखने मिलेगा। डिक्रीज मेंटल स्टेटस, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो जो है डिक्रीज हो जाएगा और जो है कन्फ्यूजन पेशेंट को हो सकता है। पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस जो है लूज़ कर देगा, पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा। और एक कंडीशन और देखने मिलेगी, अगर किडनी की तरफ प्रॉपर जो है ब्लड नहीं जा रहा है, किडनी की तरफ अगर प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है तो पेशेंट को ओलिगोरिया होगा बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फ्लो टू किडनी। अगर किडनी की तरफ प्रॉपर फ्लो नहीं जाएगा तो पेशेंट को ओलिगोरिया होगा। इसकी इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो हम सीबीसी करेंगे, कुछ इन्फेक्शंस के मार्कर्स होते हैं जैसे पीसीटी, सीआरपी टेस्ट करेंगे, एबीजी हम करेंगे, ट्रोपोनिन देखेंगे, हम ट्रोपोनिन का लेवल देखेंगे। अगर हार्ट की कोई मसल डैमेज होती है तो ट्रोपोनिन रिलीज होता है, तो ट्रोपोनिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो हम समझेंगे कि हार्ट की कोई मसल डैमेज हुई है। चेस्ट एक्सरे करेंगे जिससे हम पल्मोनरी इफ्यूज़न और जो है पल्मोनरी प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो वो हम देख सकते हैं। ईको करेंगे, ईको से हार्ट के वॉल्व्स हैं उनका इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है वो सब देखेंगे। ईसीजी करेंगे, ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर सकते हैं। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम अंडरलाइन कॉज को ही ट्रीट करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, ट्रीट अंडरलाइन कॉज, इसमें जो है पेशेंट के जो अंडरलाइन कॉज हैं उनको ही ट्रीट करने की जो है कोशिश करेंगे। अंडरलाइन कॉज करके ही जो है हम ट्रीट करके ही हम उसको ट्रीट करेंगे। प्रिवेंटिंग मायोकार्डियल डैमेज, अगर पेशेंट को कोई मायोकार्डियल डैमेज हुआ है तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कार्डियक आउटपुट को हार्ट रेट बढ़ा करके, या फिर पेशेंट का कार्डियक लोड कम करके, या फिर डायूरेटिक्स दे के जो है हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट मसल वाइल रिड्यूसिंग ऑक्सीजन डिमांड, यानी पेशेंट की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको इंक्रीज करेंगे और उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको रिड्यूस करेंगे।
फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो स्टार्ट और इंक्रीज सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, यानी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन चल रही है तो उसकी FiO2 को बढ़ाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं चल रही है तो उसको ऑक्सीजन लगाएंगे, यानी या तो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन, अगर स्टार्ट है पहले से ही ऑक्सीजन लगा रखी है पेशेंट को तो उसकी FiO2 बढ़ाएंगे, अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो प्रेशर बढ़ाएंगे, FiO2 बढ़ाएंगे, पीप बढ़ा सकते हैं। तो उस तरह से जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन को हम इंक्रीज़ करेंगे। स्टार्ट IV फ्लूइड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोलाइट्स, पेशेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम को देखते हुए हम उसको जो है फ्लूइड लगाएंगे, और पेशेंट का शुगर लेवल देखते हुए हम फ्लूइड लगाएंगे, और पेशेंट का जो वेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेट के अकॉर्डिंग जो है हम देखते हुए कि हमको बहुत ज़्यादा फ्लूइड भी नहीं देना है पेशेंट को, उस कंडीशन में पेशेंट का एडिमा देखते हुए भी पेशेंट को फ्लूइड लगाना है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम पेशेंट को फ्लूइड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट देखते हुए, शुगर लेवल देखते हुए और पेशेंट का एडिमा देखते हुए ही हम पेशेंट को जो है फ्लूइड देंगे। बेजो एक्टिव मेडिसिन्स देंगे, दे स्टिमुलेट हार्ट बीट स्ट्रॉन्गर बाय द स्क्वीजिंग ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे और हार्ट रेट को बढ़ा देंगी, इंक्रीज द ब्लड फ्लो, और जो है अल्टीमेटली ब्लड फ्लो बॉडी में बढ़ जाएगा। मोस्ट ऑफ द बेजो एक्टिव मेडिकेशंस आर यूज टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मोस्ट ऑफ दी जो मेडिकेशंस है बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है आइनोट्रॉप्स की हेल्प से, बेजो एक्टिव मेडिसिन की हेल्प से। बेजो एक्टिव मेडिसिन शुड बी गिवन थ्रू दी सेंट्रल लाइन, यानी इनको हमेशा सेंट्रल लाइन से ही देना है, पेरिफेरल लाइन से हम इनको नहीं देते हैं, वरना ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करती हैं या फिर जो है टिश्यू नेक्रोसिस करती हैं। बेजो एक्टिव मेडिकेशंस कैन कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, यानी पेशेंट का जो है हमको कभी भी पेरिफेरल लाइन से जो है आइनोट्रॉप्स नहीं देने हैं, मोस्टली हमको सेंट्रल वेनस लाइन से ही आइनोट्रॉप्स को देना है, वरना ये टिश्यू नेक्रोसिस करेंगी और पेशेंट को जो है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करेंगी। तो कुछ जो आइनोट्रॉप्स हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं, जैसे डोपामिन, डोबुटामाइन जो हम देते हैं। डोपामिन की अगर बात करें तो एक एंडोजिनस केमिकल है, प्रेजेंट होता है बेसल गैंग्लिया में और एड्रिनल ग्लैंड में। बेसल गैंग्लिया सेल्स में जो डोपामिन मिलता है वो वर्क करता है एज ए न्यूरोट्रांसमीटर, और एड्रिनल ग्लैंड में जो डोपामिन मिलता है वो वर्क करता है एज ए हार्मोन। एक्शन इसका डोज डिपेंडेंट रहता है, अगर 1 to 5 mcg यानी माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देते हैं तो D1 और D2 रिसेप्टर पर एक्ट करता है जो किडनी और मिजेंट्रिक वेसल्स में मिलते हैं। अगर 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट हम उसको देंगे तो बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा जो आइनोट्रोपिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है, क्रोनोट्रोपिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी पेशेंट की हार्ट रेट को बढ़ा देता है। 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी से अगर हम इसको देंगे तो अल्फा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा और बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और इंक्रीज करेगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और अल्टीमेटली जो है इंक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से जो है डोपामिन जो है वर्क करता है। अगर डोबुटामाइन की बात करें तो डोबुटामाइन इंक्रीज हार्ट स्ट्रेंथ और हार्ट रेट एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो बाय दी बेजोडाइलेशन, यानी हार्ट रेट को इम्प्रूव करेगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा और बेजोडाइलेशन करेगा जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। लो डोज डोबुटामाइन कॉज इंक्रीज हार्ट रेट, यानी लो डोज डोबुटामाइन जो है इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को और कॉज करेगा वेजोडाइलेशन। 5 to 20 माइक्रोग्राम तक हम इसकी हाई डोज दे सकते हैं। 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट देते हैं तो ये वेजोडाइलेशन करेगा और जो है इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा। और हम अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है तो कुछ वेजोडाइलेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे मिलरिनोन है, नाइट्रोग्लिसरीन है, इस तरह के जो है वेजोडाइलेटर्स को यूज़ करते हैं। मिलरिनोन और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे जो वेजोडाइलेटर्स हैं वो जो ब्लड वेसल्स को हैं वो डायलेट कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है इम्प्रूव कर जाता है। दे डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, और हार्ट का जो लोड है वो कम आ जाता है, कम हो जाता है। और हार्ट का लोड कम करने के लिए हम डायूरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट पेशेंट की बढ़ गई है तो यूज़ बीटा ब्लॉकर्स टू डिक्रीज हार्ट रेट।
एनी पेशेंट की हार्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उस कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करके जो है पेशेंट की हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिस किसी को भी हमारे इस क्लास के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सुमित NICU के नाम से है, उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।